होंगे, ओखला हल्के के अलग अलग इलाकों में से आप आज आए होंगे कन्हैया जी को सुनने के लिए। और अभी हमारी बात हुई है वो रास्ते में है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम्स लग रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके, इस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई उन्हें यहाँ आने में। आखिरी प्रोग्राम उनका हमारा ही लगा हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी आपके बीच पहुंच जाएंगे। तब तक मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूंगी। देखिए, पिछले 10 सालों में ओखला के जो हालात है वो आपके सामने है। किस तरीके से ओखला हल्के को, ओखला की आवाम को पिछले 10 सालों में लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा है, लगातार निगलेक्ट किया गया है, लगातार डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया है पिछले 10 सालों में। मैं आपसे जमीनी मुद्दों पर बात करूंगी, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो ये जितनी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे MIM हो, ये आपके बीच सिर्फ इलेक्शन में निकल कर आती हैं और आपसे कंट्रोवर्शियल बातें करती हैं, सिंपैथी की बुनियाद पर वोट मांगती है, झोली फैला फैला के वोट मांगती है, अल्लाह का वास्ता देकर वोट मांगती है, डरा धमका के वोट मांगती है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उसके अगले दिन से 5 साल तक हमारा वही परेशानी, हमारा वही रोना रहता है कि मेरी सड़क नहीं बन रही, मेरा सीवर उबल रहा है, मेरे बिजली का मीटर नहीं लग रहा, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मैं ट्रैफिक से परेशान हूँ, हमारे इलाके में नशाखोरी बहुत हो रही है। इलेक्शन के वक्त हर तरीके का मुद्दा लाया जाता है उठा के, ताकि लोगों का दिमाग डेवलपमेंट के मुद्दे से भटक जाए, लोग विकास के ऊपर बात ना करें, लोग जवाबदेही तय ना करें कि विधायक जी ने 10 साल में ओखला में क्या काम करके दिए। आंखों में धूल झोंकने का काम करा जाता है, बरगलाने का काम किया जाता है कि दूसरे मुद्दे उठा दो इलेक्शन में, ताकि कोई डेवलपमेंट की बात ही ना हो। शर्म का मुकाम है आज की तारीख में कि 10 साल से सत्ता में बैठे विधायक साहब आज भी आप सबको बीजेपी का डर दिखा दिखा के वोट मांग रहे हैं। मुझे वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी। वो माएं भी कहती थी बच्चों से अपने कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, सो जाओ वरना शेर आ जाएगा। वही हाल विधायक जी ने यहाँ के आवाम का कर रखा है कि मुझे वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। 10 साल के सत्ता में बैठे विधायक अपने काम की बुनियाद पे आज भी वोट नहीं मांग पा रहे, आज भी बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। उधर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, इधर अमानतुल्लाह कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। असल खतरे में तो ये दोनों है, इनकी गद्दी छिनने वाली है बहुत जल्द। लगातार 10 साल से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 99% पानी पहुंचा दिया। या तो वो बहुत बड़े झूठे हैं, या उन्होंने ओखला को उस 1% में रखा है जहां उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं दी है 10 सालों में। वो कहते हैं, आ रही हूं मैं उस पर भी, वो कहते हैं हमने फ्री में पानी दिया। हाँ, आपने सीवर का पानी फ्री में दिया सबके घरों के अंदर पिछले 10 सालों में। सीवर का सिस्टम पूरा तरह भरम है इलाके में। आज से 12 साल पहले शीला दीक्षित जी 450 करोड़ का टेंडर करके गई थी, अफवाह मंजर में इनॉग्रेशन करके उसका 450 करोड़ ओखला को देकर गई थी सीवर के लिए, सीवर की लाइनों के लिए। आज तक की ओखला के इतिहास में इतना बड़ा टेंडर कभी नहीं दिया गया किसी भी सरकार के द्वारा, जो शीला दीक्षित जी 450 करोड़ छोड़ के गई थी। उस पैसे का क्या हुआ? तरम भरम कर दिया उस टेंडर को। आपके सामने जो आज भी सीवर की लाइनें चल रही है, ये उसी टेंडर का काम है जो 12 साल पहले शीला जी देकर गई थी। आज भी वो काम मुकम्मल तो छोड़िए, 10-20% भी शायद वो काम नहीं हुआ है इलाके में। पूरा हाल खराब है। जहां पे 12 इंची के सीवर के पाइप डलने चाहिए, वहां ठेकेदार 6-6 इंची के पाइप डाल रहा है, अपनी जेबों में कमीशन भर रहा है आधा। जहां जीटिया बननी है वहां 8-8 हजार की डिमांड करी जाती है दुकानदारों से और यहाँ के आवाम से कि जो 5,000, 6,000, 8,000 देगा उसकी जीटी बनेगी, वरना जीटी नहीं बनेगी। करप्शन का यह आलम है यहाँ पर कि बिजली के मीटर के लिए आवाम इस कदर जूझ रही है। BSES डिपार्टमेंट जो विधायक जी के अंदर आता है, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए रिश्वत लेकर मीटर लगा रहे हैं।
परेशान है कि उनके घरों में मीटर नहीं लग पा रहे, अभी आप उनकी टेबल पे ले जाके 1 लाख की गड्डी रख दो तो बिना किसी परेशानी के मीटर लग जाएगा। वरना बीएससीएस वाले कहते हैं कि एमसीडी की एनओसी लेकर आओ। मानते हैं नहीं मानते एमसीडी की एनओसी? आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। अनऑथराइज्ड एरिया में एमसीडी एनओसी दे नहीं सकती। लेकिन विधायक जी की जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी बिल्डिंगें विधायक साहब या उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाइयों ने, उनके चचेरे भाई, उनके सालों ने, उनके सब रिश्तेदारों ने जितनी बिल्डिंगें बनाई है, सब पे बिना एमसीडी की एनओसी के फ्री में मीटर लग गए हैं। लेकिन जूझता कौन है? आप लोग जूझते हैं, आवाम जूझती है। अपने घर में लीगल तरीके से बिजली चलाने के लिए जूझ रही है। लीगल तरीके से मीटर अप्लाई करती है तो वो मीटर के लिए मना करते हैं। फिर वो आपके घर में आके छापा मारते हैं कि ये 2 नंबर की बिजली चला रहा है, इसमें चालान लगाओ। 4-4, 5-5 लाख के चालान लगाए जाते हैं। फिर विधायक साहब अपने ऑफिस में चालान को सेटल कराने का कैंप लगाते हैं और कहते हैं कि 5 लाख का चालान 1 लाख में सेटल कर लो। उसमें 50,000 रुपए विधायक जी की जेब में जाते हैं, 50,000 बीएससीएस की जेब में जाते हैं। ये घोटाला मचा रखा है इन्होंने इलाके के अंदर। आवाम के पैसों को पूरी तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। जहां आपको याद होगा मेरे वालिद साहब जब काउंसलर थे या जब एमएलए थे, 2 बार पार्षद रहे, 2 बार विधायक रहे। जब विधायक थे कभी मीटर के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। जो चाहता था अपना मीटर लगवा लिया करता था फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इन 10 सालों में घोटालों का एक नया लेवल सेट कर दिया है विधायक साहब ने। यहाँ पर सड़कें खस्ता हाल में, जैसे कि नाजिया जी ने बताया अभी कि पहाड़ों वाली सड़कें हो रही हैं। उसकी भी वजूहत मैं आपको बता दूं। जब मेरे वालिद साहब विधायक थे तो जब कहीं भी सड़क बनती थी 8-8, 9-9 इंची का माल डालता था। आज ठेकेदार 3 इंची का माल डाल के भाग जाता है। सड़कें उंगलियों से उखड़ रही हैं। महीना भर भी सड़क नहीं चल रही, उसमें गड्ढे हो जा रहे हैं, पानी भर जाता है। जब ये हालत है यहाँ डेवलपमेंट और विकास के नाम पर 10 साल में से पौने 10 साल तो विधायक साहब गायब रहे। ये कहते रहे कि बीजेपी मुझे जेल में डाल रही है, ईडी मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जेल में डाला जा रहा है। तो विधायक जी घोटाले करोगे तो जेल तो जाओगे ही ना। जब आप घोटालों पे घोटाले करोगे, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी घोटाले करने में। आप पे पैसों के गबन का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपने वक्फ बोर्ड में घोटाले करे चेयरमैन होते हुए। आपने वक्फ के पैसों का घोटाला करा। आपने वक्फ में जो हकदार थे उनकी भर्तियां रुकवा के अपने चेहरे चपाटों की भर्तियां करवा दी। आपने वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टियां अपनी जमानत कराने के लिए बीजेपी को बेच दी। 123 प्रॉपर्टियां आपने इस कौम के साथ गद्दारी करी है। आज आप कहते हैं मंच में खड़े होकर कि मैंने कौम की रहनुमाई करी, मैंने कौम के लिए कुर्बानी दी। नहीं, आपने अपने जाती मफाद के लिए इस कौम को कुर्बान करा। आपने इस कौम की कुर्बानी दी। आपने इस वक्त वोट में जो गबन करा, कौम के पैसे का गबन करा, कौम की प्रॉपर्टियों का गबन करा। अफसोस की बात है। और फिर कहते हैं कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने देती, एलजी मुझे काम नहीं करने देता। चचा, विधायक चचा, अमानत चचा, आप आराम से घर बैठो, आपकी भतीजी बचा लेगी आपको बीजेपी से, अगर आपके बस की नहीं है बीजेपी से लड़ना तो। हम ना मजलूम है ना बेचारे हैं, ना हम अपनी आवाम को कोई मायूसी में देख सकते हैं। मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ जिसने हमेशा मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ी, मजबूती के साथ आवाम की आवाज उठाई, सड़कों पे भी आपकी लड़ाई लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर बनाया, पुलिस की लगाम हमेशा कसी। एक वो वक्त था जब पुलिस वाले थाने से बाहर झांक कर देखते थे कि आसिम मोहम्मद खान तो नहीं खड़े हुए, कहीं निकल जाए थाने से बाहर। और एक ऐसा वक्त है जब पुलिस वाले विधायक जी को धक्का देके ले जाते हैं। मैं आपकी आवाज भी उसकी बुलंदगी के साथ उठाऊंगी, मैं आपके हुकूकों की लड़ाई भी उसकी बुलंदगी के साथ लड़ूंगी जैसे मेरे वालिद साहब ने आपकी लड़ाई लड़ी। और मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतों का कोई मैच नहीं है। 2002 में जब मैं 7 साल की थी, आपको याद होगा मेरे वालिद साहब जेल में थे, काउंसलर का इलेक्शन हुआ था।
तब एक प्रथा होती थी, एक रिवाज होता था कि जो नेता है उसको लड्डुओं में तोला जाता था, सिक्कों में या फूलों में तोला जाता था। तब गुजरात में दंगे हुए थे और यहाँ की आवाम ने अपने खून से मुझे तोला था। यहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव लगाई गई थी, अपना खून लोगों ने दिया था। मेरा कुछ 24 किलो वजन था उस वक्त, 30 किलो तक खून पहुंच गया था और फिर वो ब्लड जो है वो गुजरात भेजा गया था वहां के राइट विक्टिम्स के लिए। इस मोहब्बत का कोई मैच ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। जो ओखला की आवाम ने जो मोहब्बत हमेशा मुझे और मेरे वालिद साहब को जिस मोहब्बत से नवाजा, मैं आज भी आपके बीच उसी मोहब्बत के लिए आई हूं, उसकी सपोर्ट के लिए आई हूं जो हमेशा से आपने मेरे वालिद साहब को दिया। मेरे वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी ओखला कोट की आवाम को दे दी, अपनी पूरी जिंदगी अपने खून पसीने से ओखला को सींचा। अनगिनत बार जेल गए, कौम की रहनुमाई करने के लिए जेल गए। कभी ये परवाह नहीं करी कि मेरी एक बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, उनका क्या होगा। हमेशा ये सोचा कि मेरी कौम मुझे उम्मीद से यहाँ लाई है, मुझे उम्मीद से अपना रहनुमा बनाया है, मुझे उनकी आवाज उठानी है, मुझे उनके लिए हक की लड़ाई लड़नी है। आज 10 साल बाद भी तकलीफ का मुकाम है कि केजरीवाल जी, जिनको यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम अपना मसीहा समझ बैठे थे, अपना मसीहा बना बैठे थे, आपने देखा पिछले कुछ सालों में लगातार एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी, मुस्लिम विरोधी सोच उनकी सामने आती रही है। मैं सीएनआरसी की बात करूं, जब सर्द रातों में हमारी खवातीनें, हमारी माएं बहनें शाहीन बाग सड़क पर बैठी रहती थी, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट होता था, उस वक्त पर आप भी वहां होते थे, मैं भी वहां होती थी। लेकिन उस वक्त पर केजरीवाल जी क्या कहते थे कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे के लिए पूरा प्रोटेस्ट करवा के फेंक दूंगा। ये सारी खवातीनें जो यहाँ बैठी हैं, बिरयानी के लिए बैठी हैं, 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं, इन सबको यहाँ से खाली करा दूंगा। केजरीवाल जी के अल्फाज थे। जब कोरोना हुआ, पूरे मुल्क में महामारी हुई, आपने अपने अजीजों को खो दिया, हमने भी अपने अजीजों को खो दिया। बहुत तकलीफ का मंजर था, हॉस्पिटल्स के बाहर लाशें बिछी रहती थी। ऐसे वक्त पर केजरीवाल जी और सिसोदिया जी टीवी पर आकर ये कहते हैं कि ना मंदिर से ना गुरुद्वारे से ये मरकज वाले हैं जो कोरोना फैला रहे हैं, ये थूक के कोरोना फैला रहे हैं, ये तबलीगी जमात वाले थूक रहे हैं। कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद, ये अल्फाज हमारी जमात के लिए इस्तेमाल करे गए। रोज टीवी पे आकर ये बताते थे कि आज दिल्ली में इतने कोविड के केसेस आए, आज मुल्क में इतने कोविड के केसेस आए और आज मरकज वालों ने इतना कोविड फैलाया। अलग नंबर दिखाया जाता था। आपने उन बुरे हालातों में, जब कोरोना से वैसी महामारी थी, आपने उन हालातों में मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। पूरे मुल्क में जमात वालों को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे। उनकी जो दाढ़ी वाले थे, जो नमाज के निशान वाले थे, उनके आधार चेक किए जा रहे थे कि तुम मुसलमान हो, तुम पूरे मुल्क में कोरोना फैला रहे हो। जब दिल्ली में 2020 में कत्लेआम हुआ, जब नेपाल में दंगे हुए, तब वहां जाना तो बहुत दूर की बात है, केजरीवाल जी की जुबान नहीं खुली वहां के लोगों के लिए। आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। लगातार केजरीवाल जी ने, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की सिर्फ आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के खिलाफ बोला है। अभी अभी का आप सुन लीजिए, जो महरौली से नरेश यादव जैसे आदमी को केजरीवाल जी टिकट देकर नवाजते हैं। नरेश यादव जैसा आम आदमी पार्टी का एमएलए जिसने कुरान की बेहुरमती करी, उसको कोर्ट ने सजा दी, दोषी करार किया, ऐसे आदमी को केजरीवाल जी टिकट से नवाजते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये है तुम्हारा इनाम, टिकट तुम्हारा दिल्ली विधानसभा का। जब संभल में जामा मस्जिद वाला हादसा हुआ, हमारे 4 भाइयों को शहीद किया गया, उसी वक्त पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी पे ज्यादती हुई। केजरीवाल ने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख के डाला सोशल मीडिया पे कि सब जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर ज्यादती हो रही है वो गलत है। केजरीवाल जी का सीना फट गया, दर्द से फटना भी चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन दे फॉलो।
इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस धर्म से है। लेकिन जब बांग्लादेश के लिए आपका दर्द फटता है, दिल फटता है, तो संभल के लिए क्यों नहीं फटता? उसी वक्त संभल में हमारे 4 भाइयों को शहीद किया गया, वहां के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुला? वहां के लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? कौन खड़ा था संभल में, आप बताइए मुझे। किसने संसद से में कहाल लगाई संभल के मुद्दे पर, और किसने सड़कों पे भी संभल के मुद्दे के ऊपर बवाल मचाया? आप बताइए मुझे। एक गोविंद राहुल गांधी जी थे जिन्होंने संसद में भी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया और सड़कों पे भी इस बात पे लड़ाई लड़ी, संभल जाने की भी पूरी कोशिश करी। लेकिन जब उन्हें रोक दिया गया तो उनकी फैमिलीज को अपने घर बुलाकर उनकी तकलीफ बांटी, उनका गम बांटा। केजरीवाल जी का तो ना मुंह खुला, ना वो कहीं गए किसी की हमदर्दी में। और देख लीजिए, आप आपके बीच भी नहीं आएंगे आपसे वोट मांगने, आपसे आकर आपका वोट नहीं मांगेंगे केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें पता है कि